तो देखो भाई, फिजिक्स यहाँ पे स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले तुम्हें जो काम करना है, बेसिक्स। अगर किसी को आता है ये चीज तो आगे बढ़ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी को नहीं आता, प्रॉब्लम होता है इन सब चीजों में, तो प्लीज सुधार लो ताकि आगे और प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे हर एक तरीके का स्टूडेंट है, मैंने जैसे कहा, पास वाले का भी बताएंगे उसको क्या करना है, 75% वाले का भी बताएंगे उसको क्या करना है, और 95 वाले का भी बताएंगे उसको क्या करना है। ठीक है, साफ सीधी बात है। तो देखो, बेसिक्स में सबसे पहले तुम्हें बेसिक मैथमेटिक्स करना है। यहाँ पे टिपिकली वो सारी चीजें, ट्रिग्नोमेट्री, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, फिर तुम्हारा क्या कहते हैं उसको, कैलकुलस, है ना, इंटीग्रल, डिफरेंशिएशन और तुम्हारा क्या कहते हैं इंटीग्रेशन, ये सब सीखोगे बेसिक मैथमेटिक्स में। इन सब चीजों पे तुम्हारा अच्छा खासा पकड़ वहां पे होना चाहिए। उसके बाद वेक्टर सीख लेना। बेसिक मैथमेटिक्स यहाँ पे ऑनलाइन में सर्च करना, बेसिक मैथमेटिक्स फिजिक्स, तो ढेर सारा वीडियो मिल जाएगा, ढेर सारा। आज के जमाने पे मतलब मेरे को तो लगता है कि हजारों में वीडियो मिलेगा, तो कोई ना कोई देख के सीख लेना अच्छे तरीके से, कोई अच्छे टीचर को पकड़ के। फिर उसके बाद वेक्टर सीख लेना, अगेन सर्च कर लेना वेक्टर फिजिक्स, तो ढेर सारा वीडियो तुम्हें ऑनलाइन फ्री में मिल जाएगा, पूरा कंटेंट। तो बेसिक मैथमेटिक्स और वेक्टर एज इट इज कंप्लीट कर लेना। उसके बाद एक और चैप्टर तुम्हें करना है, काइनेमेटिक्स। अब इसको अगर तुम ऐसे लिखो काइनेमेटिक्स फिजिक्स, तो भी तुम्हें ढेर सारा वीडियो मिलेगा, और नहीं तो ऐसे भी कर सकते हो। यहाँ पे क्या कहते हो उसको, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन प्लस मोशन इन अ प्लेन। ठीक है, एनसीईआरटी क्लास 11, ऐसे करके वहां पे सर्च कर लेना ऑनलाइन पे, ढेर सारा वीडियो मिल जाएगा। किसी एक का जिसके साथ तुम्हारा मतलब बॉन्डिंग बन जाए, बॉन्डिंग इन द सेंस फ्रीक्वेंसी बन जाए, उस टीचर को फॉलो करके ये कंसेप्ट और चैप्टर कंप्लीट कर लेना, तो आगे की फिजिक्स में जिंदगी में कभी दिक्कत नहीं आएगी। सीक्वेंस मैंने इस वे में डिजाइन किया कि हाई वेटेज चैप्टर पहले कंप्लीट हो जाए। ठीक है, हाई वेटेज चैप्टर पहले कंप्लीट हो जाए, एंड ऐसा ना हो अब मैं तुम्हें अगर कह दूं यहाँ पे कि सेमीकंडक्टर बहुत हाई वेटेज है, ठीक है, लेकिन अचानक से जब तुम पहली बार लाइफ में सेमीकंडक्टर पढ़ोगे तो तुम्हें एक ऐसा अजीब सा महसूस होगा। सीखने को सीख जाओगे भाई, रट्टा मार के ये वो करके सारा कुछ करके शायद सीख भी जाओगे, क्वेश्चन भी बना लोगे, लेकिन वो स्टार्टिंग में पढ़ने में थोड़ी तकलीफ आएगी, और क्या कहते हैं उसको, थोड़ा भारी भारी सा महसूस होगा। तो उससे बेहतर फिजिक्स का फ्लो बनाते हुए चलेंगे, और एकदम इस वाले चैप्टर का कंसेप्ट उस वाले चैप्टर में यूज आएगा। मतलब प्री रिक्विजिट्स को देखते हुए, हाई वेटेज चैप्टर को देखते हुए सीक्वेंस मैंने इस तरीके से डिजाइन किया कि सबका यहाँ पे चीजें कवर हो जाएगा। सबसे ज्यादा जो डरा हुआ स्टूडेंट है कि भैया पास करा दो, पास करा दो, पास होना है, ठीक है, तो पास होना है वाले को क्या करना है, सीधा उठाओगे लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन उठाओगे, कहां मिलेगा, एनसीईआरटी क्लास 11 लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, फिर उठाना है वर्क पावर एनर्जी, कहां मिलेगा, एनसीईआरटी क्लास 11 वर्क पावर एनर्जी। सिंपल सा स्ट्रेटेजी ये है, लेक्चर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखो, एनसीईआरटी के टीचर्स जैसे पढ़ाते, एनसीईआरटी के टीचर्स मतलब यहां पे क्या कहते तुम्हारा, सीबीएसई के टीचर्स, है ना, जेई के टीचर्स, और तुम्हारा नीट के टीचर्स। ठीक है, यही लोग एनसीईआरटी के अलाइन पढ़ाते। तो सिंपल उनका लेक्चर देखो, कंसेप्ट को समझो। भैया वहां पे ऐसा होता है ना, एनसीईआरटी में 90% तो चैप्टर कवर्ड है, लेकिन 10% ना एनआईएस के किताब में थोड़ा टॉपिक एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा टॉपिक। इसका क्या करे, ठीक है, इसका क्या करे। तो मेरे को एक बात बताओ, जब 90% तुमने वहां पे सीख लिया, तो बाकी एक्स्ट्रा का 10% है, वो अगर तुम खुद सेल्फ स्टडी नहीं कर पा रहे, और सेल्फ स्टडी करके खुद ब खुद नहीं सीख पा रहे, तो मेरे को तो ये भी समझ में नहीं आ रहा कि तुम कैसे क्लास 12 का न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चंस वगैरह जो आएंगे वो बना पाओगे। तो कॉमन सेंस वाली बात है ना। इस वजह से भाई मेहनत करे और कुछ नहीं। तो ऐसे करके एनसीईआरटी क्लास 11 लॉज ऑफ मोशन, एनसीईआरटी क्लास 11 वर्क पावर एनर्जी खत्म कर लेना है। फिर एनसीईआरटी क्लास 11 प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, ऐसा कुछ आएगा, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। ठीक है, ये भी क्लास 11 का है। और फिर एनसीईआरटी क्लास 11 थर्मोडायनेमिक्स, ये 11 क्लास का, ये भी 11, ये भी 11 और ये भी 11 क्लास का। बस यहां पे एज इट इज ऐसे करके खत्म कर लेना है, तो एक अच्छा खासा फिजिक्स तुम्हारा बन जाएगा। नेक्स्ट अभी जंप करना है तुम्हें मॉडर्न फिजिक्स और सेमीकंडक्टर में, क्योंकि ये काइंड ऑफ इंडिपेंडेंट है, थोड़ा सा आसान है। हाँ, कैलकुलेटिव बहुत है इसके न्यूमेरिकल्स में भाई, मतलब कैलकुलेशन बहुत जबरदस्त होता है, लेकिन स्टिल अगर कंपेयर करो तो बाकी के जो चैप्टर्स है उससे कंपैरेटिवली थोड़ा आसान है। ठीक है, मतलब समझ में इजीली आएगा। और रही बात क्यों समझ में आएगा, क्योंकि कोई अगर एनआईएस में केमिस्ट्री भी पढ़ेगा, ठीक है, एनआईएस में कोई अगर केमिस्ट्री भी पढ़ेगा, तो उस टाइम वो एक चैप्टर पढ़ेगा एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर करके चैप्टर पढ़ेगा, तो उसके साथ थोड़ा मॉडर्न फिजिक्स का कोलैबोरेशन है, तो इस वजह से थोड़ा और आसानी से समझ में आएगा। तो ऐसे ही मैंने सीक्वेंस को डिजाइन किया। एनआईएस की भाषा में चैप्टर नंबर 24, 25, 26 और 27। चैप्टर नंबर 24 आई गेस तुम्हारा होता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, चैप्टर नंबर 25 होता है तुम्हारा डुअल नेचर,
चैप्टर नंबर 26 होता है तुम्हारा न्यूक्लियाई एंड रेडियो एक्टिविटी ऐसा कुछ, और चैप्टर नंबर 27 होता है तुम्हारा न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन। ये 4 चीजें तुम्हें कर लेना है। अब इसमें मैं तुम्हें तकलीफ क्या होगा मैं बता देता हूं। इसमें एनसीईआरटी फॉलो मत करना, एनसीईआरटी मॉडर्न फिजिक्स के लिए फॉलो मत करना। मतलब ऐसा होगा तुम डुअल नेचर पढ़ोगे एनसीईआरटी से, न्यूक्लियाई पढ़ोगे, तो एनसीईआरटी से अगर तुम पढ़ लोगे तो एनआईओएस का मैक्सिमम तुम्हारा 60 to 70% ही कवर्ड होगा, 30% अनटच टॉपिक रह जाएंगे। तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा ये जो मॉडर्न फिजिक्स वाला क्वेश्चन मतलब चैप्टर है, इसको तुम जेई के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ो, ठीक है, जेई के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ो। अब जेई जेई सुनकर डर मत जाना भाई, जेई जेई मतलब ऐसा नहीं है कि भाई जेई का एडवांस का क्वेश्चन तुम सॉल्व कर लो, नहीं। अरे भाई वो एडवांस के क्वेश्चन और मेंस के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले जो थ्योरी बताएगा वो टीचर, उसमें ये सारा कुछ एनआईएस का जितना है कवर्ड हो जाएगा। तो मैं कहूंगा ये मॉडर्न फिजिक्स वाले को जेई से थ्योरी कंप्लीट कर लेना, ठीक है, जेई के लेक्चर से इसका पूरा थ्योरी कंप्लीट कर लेना, थ्योरी, ठीक है। चैप्टर नंबर 24, 25, 26, 27 सारा खत्म हो जाएगा एक ही चैप्टर में जिसका नाम है मॉडर्न फिजिक्स जेई। उसके बाद तुम कर लेना सेमीकंडक्टर और एप्लीकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर, ये भी तुम एनसीईआरटी से मत करना, ठीक है, बड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, ये भी एनसीईआरटी से मत करना। सेमीकंडक्टर और एप्लीकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर ये तुम कर लेना जेई के लेक्चर से, ठीक है, जेई सेमीकंडक्टर, वहां पे लॉजिक गेट्स वगैरह सारा कुछ कवर्ड मिल जाएगा तुम्हें। एंड उसके बाद वहां पे सारा कुछ सीख लेने के बाद जब तुम एनआईएस का बुक यहाँ पे रीड करोगे तो इजीली तुम्हें समझ में आएगा और चैप्टर क्रैक हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। उसके बाद तुम करोगे वेव फेनोमेना एंड लाइट, ये एक्चुअली कुछ नहीं, ये वेव ऑप्टिक्स है, ठीक है, वेव ऑप्टिक्स क्लास 12, ठीक है। तो जो क्लास 12 वाला वेव ऑप्टिक्स है एनसीईआरटी भी कर सकते हो, वेव ऑप्टिक्स एनसीईआरटी कर सकते हो, ठीक है, एनसीईआरटी क्लास 12 वो वाला अगर तुम कंप्लीट कर ले तो अच्छे से, तो ये चैप्टर वेव फेनोमेना एंड लाइट अच्छे तरीके से तुम्हारा खत्म हो जाएगा। उसके बाद तुम्हें करना है डिस्पर्शन एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब देखो मैं नहीं कहूंगा इतना छोटा सा चैप्टर के लिए, ये थ्योरेटिकल है बहुत ज्यादा, थ्योरी बहुत ज्यादा है इसमें, ठीक है, तो इसके लिए मैं नहीं कहूंगा कि तुम रे ऑप्टिक्स पढ़ने लग जाओ, क्योंकि रे ऑप्टिक्स काइंड ऑफ, ठीक है, रे ऑप्टिक्स और तुम्हारा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ये काइंड ऑफ इसका शायद 30 to 40% ही होगा मैक्सिमम तुम्हारा ये डिस्पर्शन वाला चैप्टर। तो मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि भाई तुम रे ऑप्टिक्स पढ़ने लग जाओ, वो सारा कुछ करो, नहीं। एंगल ऑफ डेविएशन सारा कुछ जो भी है इस वाले चैप्टर में, डिस्पर्शन एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये तुम खुद ब खुद सीख लोगे। मैं कहूंगा भाई इसका सेल्फ स्टडी कर लेना, और कोई टॉपिक में अगर तुम्हें दिक्कत हो, मान लो कि तुम्हें एंगल ऑफ डेविएशन वो समझ में नहीं आ रहा, तो सीधा वो वाला टॉपिक सर्च करके उतना ही समझ लो। उसके बाद तुम्हें सीधा जंप करना है भाई इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म वाले मॉड्यूल पे। तो सबसे पहले तुम्हें करना है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, ये एनसीईआरटी क्लास 12 में मिल जाएगा। एनसीईआरटी क्लास 12 का पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, वही वाला है और कुछ चेंजेस नहीं, एज इट इज सेम, ठीक है। फिर करना है तुम्हें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, कई जगह पे कैपेसिटेंस बोला जाता है, कई जगह पे कैपेसिटेंस बोला जाता है, ठीक है। तो ये कुछ नहीं, ये सेकंड चैप्टर है, एनसीईआरटी क्लास 12 का सेकंड चैप्टर है, ठीक है, सेकंड चैप्टर है। तो वहां से करके पढ़ लेना, इसको कवर कर लेना। और इलेक्ट्रिक करंट और कुछ नहीं, करंट इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी एनसीईआरटी क्लास 12, ऐसे करके इसी सीक्वेंस में कवर करना है। फिर मैग्नेटिज्म एंड तुम्हारा मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, ये वाला भी एनसीईआरटी में मिल जाएगा तुम्हें, एनसीईआरटी में तुम्हें मिल जाएगा मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, ऐसा करके मिल जाएगा, ठीक है, चेक कर लेना। मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद वाला 2 चैप्टर आता है आई गेस एनसीईआरटी में, 2 चैप्टर, ठीक है, तो वो 2 चैप्टर ही तुम कर लेना। एक आता है तुम्हारा आई गेस मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, और दूसरा आता है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, वो 2 चैप्टर आता है, कर लेना आराम से इस इधर तक। फिर आता है तुम्हारा ईएमआई एंड एसी, ठीक है, मतलब कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड ऑल्टरनेटिंग करंट, ये भी एनसीईआरटी क्लास 12 में तुम्हें मिल जाएगा, एनसीईआरटी क्लास 12, ठीक है, एनसीईआरटी क्लास 12 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और एनसीईआरटी क्लास 12 ऑल्टरनेटिंग करंट, वो वाला वहां से कंप्लीट कर लेना। उसके बाद एट द एंड मैंने रखा वेव फेनोमेना, क्योंकि ये चैप्टर काइंड ऑफ बहुत वास्ट है और 6 ही नंबर का पूछता है, ठीक है, तो इसको आराम आराम से करना एट द एंड जाके, और थोड़ा डिफिकल्ट भी है काइंड ऑफ, ठीक है, बाकियों के कंपेयर में, तो इसको इस वजह से मैंने एट द एंड रखा। तो ये वाले चैप्टर में तुम पहले करोगे एनसीईआरटी क्लास 11। एक्चुअली क्या होता है, वेव फेनोमेना जो चैप्टर है इसमें 3 चैप्टर कवर्ड है, 3 चैप्टर्स, ठीक है। एक है तुम्हारा वेव ऑन स्ट्रिंग, ठीक है, दूसरा है तुम्हारा साउंड वेव्स,
ये दोनों चैप्टर तुम्हारा एनसीईआरटी क्लास 11 का है, ठीक है, एनसीईआरटी क्लास 11 का चैप्टर है। एंड तीसरा एक और चैप्टर आता है ईएम वेव्स, ठीक है, तो ये क्लास 12 का चैप्टर है, एनसीईआरटी क्लास 12। तो ये तीनों चैप्टर मिला के तुम्हारा वेव फेनोमेना होता है। तो काफी वास्ट है, अगर टाइम मिले तब जाके पढ़ लेना। अब रही बात, डिस्कस करते कि जो पास होने आया है, भैया हमें तो पास होना है, पास होने के लिए कितना चैप्टर करना पड़ेगा? तो ये बेसिक के सारे चैप्टर करोगे और यहाँ पे लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, थर्मोडायनेमिक्स, मॉडर्न फिजिक्स और तुम्हारा क्या कहते हैं सेमीकंडक्टर और एप्लीकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर, बस इधर तक रुक जाना। इससे ज्यादा और चैप्टर तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। इसी पे पकड़ बनाना, इसी पे पीएचडी करना, इतना काम अगर तुम कर लोगे तो बिलीव मी 35 से 40 मार्क्स का आउट ऑफ 80 तुम्हारे क्वेश्चन पेपर पे दिखेगा। इससे ज्यादा भी दिख सकता है, वेरी करता है थोड़ा बहुत, 1-2 मार्क्स ऊपर नीचे होता है। इसमें से हर हालत में तुम्हें 26 प्लस ला देना है, हो जाएगा। ज्यादा बर्डन लेने की, ज्यादा लोड लेने की कोई जरूरत नहीं और ले भी नहीं पाओगे। अगर किसी का टारगेट है कि भाई पास होना, तो वो पूरा सिलेबस में पढ़ भी नहीं पाएगा कभी अच्छे ढंग से, सही तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट, जिसको 75% लाना है, जिसको 75% लाना है उसको क्या करना है? तो 75% वाला ये पूरा करेगा, ठीक है। उसके बाद बेसिक्स वाला पूरा करेगा, बेसिक मैथमेटिक्स, वेक्टर काइनेमेटिक्स, और उसके बाद सीधा लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, थर्मोडायनेमिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर, एप्लीकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर और वेव फेनोमेना एंड लाइट डिस्पर्शन, और तुम्हारा क्या कहते हैं इधर तक इलेक्ट्रिक करंट तक तुम कर लेना, ठीक है। तो अगर इतना तक अगर तुम कर लोगे तो तुम्हारा यू मान के चलो आउट ऑफ 80 60 प्लस तो कहीं नहीं गए, ठीक है। आउट ऑफ 80 60 प्लस तो कहीं नहीं गए, इतना तो आना ही आना है, ठीक है। 60 प्लस नहीं, गलत बोला, 70 प्लस मान के चलो, आउट ऑफ 80 70 प्लस। तो 75% इसमें से तुम्हारा हर हालत में आएगा। तुम्हें 75 के लिए आउट ऑफ 80 55 प्लस चाहिए, ठीक है, और प्रैक्टिकल का 20 नंबर, ठीक है। एंड जिसको 95% लाना है उसको ऑब्वियस सी बात है कि ये पूरा सिलेबस करना है, पूरा वेव फेनोमेना सारा कुछ, तभी जाके उसके 95% बनेंगे। 95 मतलब बहुत शानदार एक्यूरेसी, 75 प्लस आउट ऑफ 80, इतना तुम्हारा टारगेट होना चाहिए। अब देखो एक एक चैप्टर को कंप्लीट कैसे करना है। तो लेक्चर उठाओगे, सबसे पहले लेक्चर से सीखोगे कॉन्सेप्ट्स, है ना। कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से उसका अंडरस्टैंडिंग तुम्हारे पास होना चाहिए। फिर अगर नोट्स बनाना तुम्हें जरूरी लगे तो जरूर से बनाना, एटलीस्ट समराइज नोट्स, ठीक है, कि बाद में जाके तुम उसको रिवाइज कर सको, है ना। हर एक चैप्टर का 4-5 पेज में नोट्स यहाँ पे तुम्हारा समाप्त हो जाएगा, मतलब सारा फॉर्मूला, की पॉइंट्स, डेरिवेशंस, ये सब कुछ अपने नोट्स पे इंक्लूड कर लेना। तो इतना एटलीस्ट तुम्हें करना है, ठीक है। एंड उसके बाद प्रैक्टिस करना है, क्योंकि दो ही चीज होता है, एक तो भाई कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग, उसके बाद एग्जाम में हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे या कर पाएंगे, उस किस पे डिपेंड करेगा वो चीज, कि तुम्हारा प्रैक्टिस कैसा है। तो सबसे पहली बात, जो फ्री रिसोर्सेस है एनआईओएस का बुक, ठीक है, ये फ्री में मिलता है एनआईओएस की वेबसाइट पे, ठीक है, एनआईओएस की वेबसाइट पे ये फ्री में मिलता है। तो उधर से एनआईओएस का बुक तुम एक्सेस कर लेना आराम से। किताब में जो थ्योरी होगा उसको रीड करना, पहले तो इधर से चैप्टर को पूरा सीख लेना, लेक्चर और लेक्चर में से सारा कॉन्सेप्ट चैप्टर का सीख के आना सबसे पहले। उसके बाद कॉन्सेप्ट पूरा तुम्हारे दिमाग में दौड़ने के बाद जब तुम यहाँ पे किताब रीड करोगे तो तुम्हें बहुत इजी लगेगा। तो थ्योरी को रीड कर लेना और सॉल्व एग्जांपल्स होंगे उनको जरूर से सॉल्व करना खुद ब खुद, ठीक है। और फिर एट द एंड टर्मिनल एक्सरसाइज होगा, सॉल्व वहां पे कर लेना। फिर एडिशनल प्रैक्टिस क्या है, अब ये चीजें इधर तक तो तुम्हारे साथ सीमित था, ये चीजें तो भाई तुम्हें मिलेगा। ये 3 चीज तुम्हें मेरे मेंटोरशिप प्लान में मिल जाएगा, ठीक है। मेंटोरशिप प्लान में चैप्टर वाइज मॉड्यूल, पार्ट टेस्ट और सॉल्व पीवाईक्यूज। मैंने जो मेंटोरशिप प्लान है तुम्हारा उसको ऐसे डिजाइन किया कि देखो कैसे होगा, यहाँ पे काम करेगा। सबसे पहले तो तुम चैप्टर रीड करोगे, ठीक है, चैप्टर रीड करोगे, उसके बाद उस चैप्टर का पार्ट टेस्ट दोगे वहां पे, ठीक है, पार्ट टेस्ट। उसके बाद क्या होगा, अगर तुम्हें लगे कि तुम्हें एडिशनल प्रैक्टिस करना है तो उसका तुम चैप्टर वाइज मॉड्यूल से, ठीक है, उसका क्वेश्चन सॉल्व करोगे। वहां पे कुछ तुम्हें 30-40 क्वेश्चन मिलेंगे एनआईओएस के पैटर्न पे, उसको सॉल्व करोगे, उसका सॉल्यूशन भी उधर के उधर मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू एनआईओएस का ऑफिशियल जो मार्किंग स्कीम आता है उसके बेसिस पे ही सॉल्व किया गया चीजें है वहां पे, ठीक है। एट दी एंड तुम्हें साथ साथ क्या करना है, सॉल्व पीवाईक्यूज, पीवाईक्यू भी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी साथ ही साथ में सॉल्व कर लेना। लाइक यहाँ पे ऐसा होता है कि मैं लॉज ऑफ मोशन यहाँ पे पढ़ाई कर रहा हूँ, ठीक है, लॉज ऑफ मोशन में यहाँ पे पढ़ाई कर रहा हूँ और साथ साथ मैंने एनआईओएस का किताब भी सॉल्व कर लिया, चैप्टर वाइज मॉड्यूल भी सॉल्व कर लिया और थोड़ा बहुत और एडवांस में हम रहेंगे कि हम पीवाईक्यूज भी हमने सॉल्व कर लिया। तो यहाँ पे मेरे पास तुम्हें ढेर सारा पीवाईक्यू मिलेगा 2016 से लेके
लगभग 2026 तक सारा पीवाईक्यू मैंने कवर किया है अपने मेंटोरशिप प्लान में। और उसमें खासियत क्या है, तुम्हें चैप्टर वाइज मिलेगा, मतलब कि जो क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा, पहले तो क्वेश्चन हो गया हाँ फलाना फलाना पूछ रहा है, फिर ये भी लिखा रहेगा कि कौन से चैप्टर से पूछ रहा है। यहां पे लिखा रहेगा कि लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। जब तुम्हें इनका सॉल्यूशन मिलेगा, सॉल्व पीवाईक्यू मेरी तरफ से मेंटोरशिप प्लान में तुम्हें मिलेगा, तो उसमें तुम क्या करना, लॉज ऑफ मोशन एक चैप्टर तुम्हारा जैसे ही खत्म हुआ, पूरा वहां पे लॉज ऑफ मोशन के जितने पीवाईक्यूज है तुम उतने को मैक्सिमम अटेम्प्ट कर लेना, जितना हो सके तुमसे उतना अटेम्प्ट कर लेना और सीख लेना। ऐसे करके आगे बढ़ना है तुम्हें और पूरा सिलेबस इस तरीके से कंप्लीट करना है, ठीक है। तो मेंटोरशिप के लिए क्या करो भाई, मेंटोरशिप में मैं बता देता हूं तुम्हें एक बार। मेंटोरशिप प्लान में तुम्हें क्या क्या मिलेगा, एक तो पीसीएम का पूरा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, ठीक है। स्टडी मटेरियल मतलब कि सॉल्व पीवाईक्यूज चैप्टर वाइज मॉड्यूल, ठीक है। और तुम्हारा क्या कहते हैं इसको, टेस्ट, है ना। क्योंकि ऐसा हुआ मान लो लॉज ऑफ मोशन और वर्क एनर्जी खत्म किया तुमने, अब तुम अपने आप को टेस्ट भी तो करोगे कि भाई एनआईओएस के एग्जाम पैटर्न के स्टैंडर्ड के हिसाब से तुम कहां पे लाई करते हो, तो उतना तो तुमको टेस्ट करना पड़ेगा। तो ये सारा चीजें तुम्हें मेंटोरशिप प्लान में इंक्लूड मिलेगा, एकदम सीक्वेंस वाइज। ऐसे शानदार तरीके से मैंने डिजाइन किया उसको कि भाई आराम से अगर तुम उसको मतलब अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट कर लो, तो भाई जो टारगेट है तुम्हारा, चाहे वो पास होने का हो, चाहे वो 75% लाने का हो, चाहे वो 95% लाने का हो, वो आएगा ही आएगा। अरे इतना सारा कुछ जब प्रैक्टिस कर लोगे तो कैसे नहीं आएगा भाई। अगर तुम्हारा टीएमए वगैरह होता है तो टीएमए का सॉल्यूशन मिल जाएगा, सारे सब्जेक्ट का नहीं लेकिन मेन सब्जेक्ट का कवर हो जाएगा। जैसे इंग्लिश हो गया, यहाँ पे मान लो इंग्लिश का, बायोलॉजी का, ये भी तो कुछ लोग लेके रहेंगे ना, तो उनका टीएमए का सॉल्यूशन के लिए वो कहां जाएंगे, तो वो भी मिलेगा यहाँ पे। फिजिकल एजुकेशन हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, फिर तुम्हारा डेटा एंट्री हो गया, पेंटिंग हो गया, मतलब मेन जो सब्जेक्ट है उनका टीएमए का सॉल्यूशन तुम्हें मिलेगा। वैसे ही प्रैक्टिकल फाइल का भी सॉल्यूशन तुम्हें दिया जाएगा मेंटोरशिप प्लान में, ठीक है। प्रैक्टिकल फाइल का भी सॉल्यूशन वहां पे मेंटोरशिप प्लान में दिया जाएगा। सारा कुछ यहाँ पे एज इट इज तुम्हें फुल ऑन एक प्लान मिलेगा, जहां पे तुम अच्छे खासे तरीके से अपना प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल बूस्ट कर सकते हो। मेंटोरशिप अगर किसी को लेना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, ठीक है, वहां जाके अपना नेम, ईमेल आईडी और क्या कहते हैं तुम्हारा मोबाइल नंबर फिलअप करके पेमेंट कर दो, ठीक है। फिर मैं तुमसे वहां पे कांटेक्ट कर लूंगा और तुम्हें ये पूरा कंटेंट मैं प्रोवाइड कर दूंगा। और साथ ही साथ तुम्हारे पूरे इस जर्नी में, अगर मान लो तुम अक्टूबर में एग्जाम दे रहे हो, मान लो किसी कारण तुम्हारा टारगेटेड परसेंटेज आया नहीं, या मान लो अच्छे तरीके से प्रिपरेशन हुआ नहीं, तुम अप्रैल में भी एग्जाम देना चाहते हो, तो मैं अप्रैल 2027 तक इस मेंटोरशिप प्लान में तुम्हारे साथ रहूंगा और ये सारा कंटेंट तुम्हारे साथ रहेगा। पूरे इस जर्नी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। और वो जो टिपिकल दिक्कत है कि भैया स्टडी सेंटर इसमें इनएक्टिव हो गया तो क्या करे, ये करे वो करे, उसका तो सॉल्यूशन मिलता ही जाएगा, उसका कोई प्रॉब्लम है नहीं। डायरेक्ट मेरे से तुम 1-to-1 इंटरेक्ट कर पाओगे वहां पे, ठीक है। तो अगेन मेंटोरशिप प्लान को ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पे अपना नेम, ईमेल आईडी सारा कुछ फिलअप करके पेमेंट कर दो, तो एट द एंड मैं तुमसे कॉन्टेक्ट वहां पे कर लूंगा। और अगेन एक चीज मैं बोल रहा हूं, ये क्लास 12 का परसेंटेज, ठीक है, 12वीं क्लास का परसेंटेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसका ये टारगेट है मुझे कॉर्पोरेट में जॉब करना है, तो एक अच्छा परसेंटेज अगर 90+ बना लेते हो तो अच्छा खासा तुम्हारे रेज्यूमे में इंप्रेशन रहता है। इनिशियल पॉइंट पे 12 क्लास का, 10 क्लास का परसेंटेज, ग्रेजुएशन का परसेंटेज, ये सब कुछ मैटर करते हैं, थोड़े बहुत भी करते हैं तो करते हैं, बस बात खत्म। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, केमिस्ट्री का वीडियो वहां पे डिस्कस करते हैं।